ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ आइसोलेटेड बॉडी, किसको पता है? मैंने आपको बताया भी था पहले। व्हाट इज अ आइसोलेटेड बॉडी? आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? So first I am writing a statement for the conservation of momentum। सबको पता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम क्या बताता है? कोई भी बॉडी कितना मोशन उसके अंदर है, वो चीज मोमेंटम बताता है आपको। तो स्टेटमेंट क्या होता है? लेट्स सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम remains conserved if no external force is applied। ठीक है, ये स्टेटमेंट है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहां पर एक टर्म आ रही है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम सबको पता है, किसी को डाउट तो नहीं है? व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम मींस नथिंग विल कम इन अ सिस्टम एंड नथिंग विल गो आउटसाइड अ सिस्टम। लाइक ना तो कुछ सिस्टम के अंदर आएगा, ना ही कुछ सिस्टम के बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो उसका टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा? किसी भी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर जो जो फोर्स लग रहा है, डेट फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पर? टाइम इंटरवल, या आप टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल फोर्स को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से। ठीक है, यहां पर लगा देते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हम लिख देते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो साइन है इसको पढ़ा जाता है डेल्टा। ठीक है, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी बार बार इतना वर्ड लिख रहे हैं अपन, ये वर्ड्स लिखने से अच्छा है कि हम क्या लिख देते हैं कि ये सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब अब मान लो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट क्या हो गया? के। देन दिस के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, के क्या होगा? एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नाउ हियर द वैल्यू ऑफ के इज in SI units, in SI units k is equal to 1. So if k is equal to 1, then f is equal to how much? Delta p by delta t। ठीक है, कितना आ जाएगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होता है यहाँ पर? चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पर? टाइम इंटरवल। तो ये आपको फॉर्मूला एक है
ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दिस इज अ फॉर्मूला विच वी विल यूज व्हेन वी डिराइव्ड। इसको मैं कर देता हूँ एक नंबर इक्वेशन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हम प्रूफ करेंगे द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो यहां तक ये समझ में आ गया, एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी तक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना। तो क्या सिखाया मैंने आपको, अब इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो आप एक बार देख लो ध्यान से। स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। फिर हमने क्या लगाया, ये एक मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया है, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि बाय द न्यूटन सेकंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये जो लाइन लिखी है इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं अपन, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इतना बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डायरेक्टली यूज दिस डेल्टा सिंबल। सो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर एफ, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो के आ गया आपके पास। अब आप जानते हैं एसआई यूनिट में के की वैल्यू क्या होती है, 1, जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। सो हियर यू विल गेट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे लेट्स टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, देखो आप, दो बॉल्स ली हमने, देयर इज अ वन बॉल एंड देयर इज अ अनदर बॉल। दोनों बॉल के जो मास है, इस बॉल का मास है m1, इस बॉल का मास है m2। ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये जो बॉल है m1 वाली, इसका इसको हमने वो कर दिया बॉल है, इसको कर दिया बॉल बी। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया है बिफोर कॉलिजन। ध्यान से देखना, जो आप कह रहे थे ना कि टफ है, टफ कुछ नहीं है, डायग्राम देखते जाना। अब ये दिस बॉल इज गोइंग विद वेलोसिटी u1 इन दिस डायरेक्शन, दिस बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी u2। ठीक है, अब ये बताओ कि ये बॉल जो है, दिस बॉल विल कोलाइड विद दिस बॉल, ये पॉसिबल कब है। पहली बात तो समझ में आ गई। एक ये बॉल ले लिया अपन ने, बॉल ए, दूसरी बॉल है बॉल बी। बॉल ए जो है उसका मास है m1, बॉल बी जो है उसका मास है m2। बॉल ए u1 वेलोसिटी से जा रही है राइट साइड में, बॉल बी जो है वो u2 वेलोसिटी से जा रही है राइट साइड में। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जो बॉल ए है उसका मोमेंटम कितना होगा, बोलो। बॉल ए का मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो बॉल ए का मोमेंटम कितना हो गया, m1u1। क्लियर है सबको। ठीक है, हाँ। अब ऐसे ही जो बॉल टू है, बॉल टू का मास कितना हो गया, m2u2। समझ में आया। अब अगर इसका टोटल देखा जाए, ये पूरा एक सिस्टम है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना आ गया अपने पास, m1u1 प्लस m2u2। यहां तक समझ में आई बात आपको। इसको अपन ने कर दी इक्वेशन नंबर ए, कर देता हूं मैं इसको, यहाँ किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, अच्छा ये जो बॉल ए है वो बॉल बी से कब टकरा सकती है, जब u1 u2 से ज्यादा हो या u1 u2 से कम हो, बताओ। क्वेश्चन ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत हो तो बता देना, थोड़ी सी डेरिवेशन है ये, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना आप। u1 जो बॉल ए है वो बॉल बी से जब भी टकरा सकती है व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2, अदरवाइज ये हमेशा आगे चलती रहेगी और ये इसके पीछे पीछे चलती रहेगी। तो u1 जो है वो ज्यादा होना चाहिए u2 से, तभी ये बॉल टकरा सकती है इससे। समझ में आ रही है बात आपको। सो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, और अगर u1 u2 से ज्यादा है तो ये बॉल क्या करेंगी, कोलाइड कर जाएगी एक दूसरे से। तो ये बॉल ए हो गई और ये बॉल ये हो गई आपकी बी।
तो ये बॉल ए हो गई, ये हो गई बॉल बी, ठीक है। और ये फिगर हमने बनाया है, फिगर बी आपका हो गया। डायग्राम फिगर का आएगा ये ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलिजन। अच्छा, ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, ए वाली बॉल जो है वो बी से टकराई तो ए वाली बॉल बी पे फोर्स लगाएगी, और बी वाली फोर्स लगाएगी किस पे, फोर्स ए पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं F1 और इसको कर दूं F2, तो ध्यान से देखना, F1 तो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, ठीक है। ऐसे ही F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये, ठीक है। बात समझ में आई आपको। इसमें क्या होगा, दिस इज द, वन सेकेंड, सो दिस इज ऑफ F1 एंड F2, ठीक है। तो F1 तो क्या होगा, F1 इज अ, जब ये कोलाइड करेंगे तो F1 तो क्या जाएगा, F1 इज अ फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, दिख रहा है आपको। और इसी तरह से बॉल बी बॉल ए पे फोर्स लगाई, ये कौन सा लॉ है न्यूटन का, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, किस लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, सेकेंड लॉ है। और बताओ थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ भी तो है ना ये, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन होगा, और एक्शन ऑफ रिएक्शन की वजह से क्या होगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यही होता है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या होगा, दिस F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो ये तो डायग्राम बन गया ड्यूरिंग कॉलिजन का। अब हम देखते हैं आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आफ्टर कॉलिजन व्हाट विल हैपन। वापस से बॉल ए, दिस इज अ बॉल बी, ठीक है। ठीक है, सो क्या होगा अब, नाउ हियर लेट्स टेक इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2। अब ये डायग्राम हमारा बनाया है फिगर सी, फिगर सी क्या है आपके पास, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन अगर बात करें अपन, आफ्टर कॉलिजन देखें अगर, तो जो ये फर्स्ट वाली बॉल ए है m1, ये इसका मास है m2, आफ्टर कॉलिजन इसकी मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1, ठीक है। और सेकंड वाली बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 v2। और अगर टोटल मोमेंटम निकालें आफ्टर कॉलिजन तो कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछो आप, कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो। देखो यही कवर करना है हमें, ठीक है। तो आप वन बाय वन समझते आना, और वो तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, डेरिवेशन आपको इतना है नहीं, ठीक है। पहले हमने क्या करा, वी टेक अ टू बॉल्स, वन बॉल इज ए, सेकंड बॉल इज बी, मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज m1, मास ऑफ सेकंड बॉल इज m2, एंड वी कंसीडर u1 इज ग्रेटर देन u2। तो ये डायग्राम बनाया बिफोर कॉलिजन का। तो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम अगर निकाले तो क्या होगा, m1 u1 m2 u2, और टोटल आप कर दो m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। देन ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ए वाली बॉल जो है वो बी पे फोर्स लगाएगी, और बी वाली फोर्स किस पे लगाएगी, ए पर। बट ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, पर डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। ये तो हो गया ड्यूरिंग कॉलिजन। और जो थर्ड डायग्राम हमें लर्न करना है, थर्ड डायग्राम है आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो अगर टोटल मोमेंटम निकाला जाए तो इसका मोमेंटम आएगा m1 v1 और इसका आएगा m2 v2,
ठीक है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2। यहां तक ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके है। अब देखो आप, यहाँ देखो हम, यहाँ देखो हम लिखते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम F1 लिखना चाहें, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम F1 लिखना चाहें, तो F1 इजिकल टू कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही आएगा ना। तो ये बताओ, जब F1 फोर्स लग रहा है तो कौन सी वाली बॉल का मोमेंटम बदलेगा F1 फोर्स से, ए वाली का या बी का? F1 फोर्स की वजह से कौन सी बॉल का मोमेंटम बदल रहा है, ए वाली बॉल का या बी वाली का, बताओ। कृतिश, एंजल, नैतिक, चिन्मय, गौरांग। हाँ देखो भाई, जब इसको करते हैं बच्चे तो सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स कौन सी वाली बॉल पे लग रहा है, बी पे। F1 वाला फोर्स जो है वो कौन सी वाली बॉल पे लग रहा है, बी पे। इसलिए मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी वाली बॉल का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे F1 इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये फॉर्मूला भी पीछे करके बताया मैंने आपको। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। सबको क्लियर है बेटा? एक बार ओके लिख दो। F1 वाला जो फोर्स है वो बी बॉल पे लग रहा है, F1 वाला फोर्स बी बॉल पे लग रहा है, तो बी बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, अब बी बॉल का मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, बी बॉल का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना था, देखो, बी बॉल का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना था, m2u2, और बी बॉल का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया, m2v2। तो चेंज मैंने आपको सिखाया है, चेंज कैसे लेते हैं, हमेशा बाद में से पहले वाले को माइनस करते हैं। यही सिखाया है ना मैंने आपको, चेंज का मतलब क्या होता है, बाद में से पहले वाले को माइनस करना। तो बी वाले का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, m2v2 माइनस m2u2, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल मान लेते हैं t है, तो ये आ गया आपके पास F1। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। देखो, इसको a माना था आपने, इसको b कर दो, इस वाली इक्वेशन को c कर देते हैं, और ये इक्वेशन आ गई d। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? ऐसे ही हम निकालें कि F2 निकाले अगर, तो F2 में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो F2 लिखे अपन, तो बॉल ए का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, पहले कितना हो गया वो m1v1, यानी बाद में कितना हो गया कॉलिजन के बाद m1v1, और पहले कितना था m1u1, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना हो गया t। ये अपनी इक्वेशन आ गई e। क्लियर है यहाँ तक? F2 की वजह से किसका मोमेंटम बदलेगा, ए वाले का। तो ये कितना हो गया आपका, चेंज इन मोमेंटम लिखते हो आप फॉर्मूला, तो m1v1 माइनस m1u1। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स लॉ से क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी क्या है अपनी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं हमसे कि F1 इजिकल टू, तो कितना आता है माइनस F2। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि F1 इजिकल टू कितना आता है, माइनस F2 होता है। तो F1 और F2 की वैल्यू आप यहां से रखो, देखो तो F1 की वैल्यू कितनी है, m2v2 माइनस माइनस m2u2 डिवाइड बाय t इजिकल टू, ये तो आपने रख दी वैल्यू F1 की, और F2 की रखो आप, F2 की वैल्यू कितनी है, m1 v1 माइनस m1u1 डिवाइड बाय t। तो इस t से t तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आगे देखो आप क्या आ रहा है, m2v2 माइनस m2u2 इजिकल टू m1v1। ठीक है, अच्छा ये माइनस का साइन भी है इधर, ये भूल मत जाना आप, माइनस भी है बाहर। ठीक है, तो m1v1 माइनस m1
u1। ठीक है, इस माइनस को आप अंदर ले लो, तो अंदर लोगे तो क्या आएगा, माइनस m1v1 प्लस m1u1, और ये आ गया आपके पास m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लो। देखो ये m2u2 को अगर मैं यहां पर ले जाऊं, यहां पर ले जाते हैं तो m1u1 दिस साइड प्लस m2u2, और इस साइड इस m1v1 को इधर ले आते हैं m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा ये देखो आप, m1u1 प्लस m2u2 क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, ये तो होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। दिख रहा है आपको? और ऐसे ही m1v1 प्लस m2v2 क्या है, इधर बॉटम में देखो m1v1 प्लस m2v2 क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये तो हो गया टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, और ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ठीक है, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो इस डेरिवेशन से, द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। इट मींस क्या हुआ, जो कॉलिजन से पहले आपका जो टोटल मोमेंटम था, वही कॉलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है उसके क्या है, बराबर है। जैसे मैं इसको लिख दूं P1, इसको मैं P1 से बता देता हूं, और इस वाले को मैं बता देता हूं P2 से। ठीक है, तो यानी कि जो P2 की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, P1 के बराबर आ रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, द वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू P1। ठीक है, सो द टोटल मोमेंटम रिमेन्स, द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। यहां से मैं लिख सकता हूं दैट द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और एक इक्वेशन आप, अच्छा अगर टोटल मोमेंटम कंजर्व है तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बोलो, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। वेरी गुड, जीरो होगा, यू ऑल आर राइट, जीरो होगा। ठीक है, सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो होता है उसका ये प्रूफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो डैट। अच्छा ये बताओ, इस ये जो कॉलिजन हुआ इसमें एक्सटर्नल फोर्स था या नहीं था, यस और नो? ड्यूरिंग दिस फिजिकल एक्शन, ड्यूरिंग दिस कॉलिजन ऑफ अ बॉल, द एक्सटर्नल फोर्स वाज प्रेजेंट और नॉट? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप देखो, एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो इस सिस्टम के बाहर से आता। सिस्टम क्या है, ये दो बॉल का सिस्टम था, तो ये बॉलों का दोनों का सिस्टम था। अगर मैं खाली बॉल ए या खाली बॉल बी को लूं तो क्या हो जाएगा, फिर तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। अदरवाइज इफ आई कंसिडर दिस बॉल एंड बॉल बी इज इन अ सिस्टम, देन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यू कैन डिराइव दिस, हमने डिराइव करके आपको बताया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ और ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। और कंजर्व कैसे, जितना पहले था उतना ही बाद में। कंजर्व का मतलब तो यही होता है ना, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या है, बाद में भी है। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट का बताओ, कोई क्वेश्चन है, रिपीट करना है कुछ? ठीक है, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, रिपीट करना है या कुछ कोई क्वेश्चन हो? समझ में आ गया सबको? नो सर, ओके, एंजल, चिन्मय,
हाँ चिन्मय, अब आया समझ में? कोई अब लगा टफ इसको? आपको लगा टफ है ये? क्यों चिन्मय? इंशिया? ओके ओके। और बच्चों और स्टूडेंट्स, किसी को एक्सप्लेन करना हो, दोबारा रिपीट करना हो?